नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। आज हम बात करने वाले हैं संसद में विधायी प्रक्रिया। संसद में जब भी कोई कानून बनाना होता है, जब भी कोई कानून पेश करना होता है या पास करना होता है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे कैसे चरणों से वो पास होता है, ठीक है, उसके कौन कौन से चरण हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारा विधेयक होता है, विधेयक, ये शब्द बार बार आएगा, विधेयक विधेयक। होता क्या है विधेयक? विधेयक क्या कानून होता है? जी नहीं, अभी जो विधेयक होता है वो कानून नहीं होता है। विधेयक क्या होता है? किसी भी कानून की एक रूपरेखा होती है, एक ड्राफ्ट होता है, एक क्या होता है, मसौदा होता है कि भाई ये कानून बनना है, इसमें ये उपबंध रखे जा रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से इसको पेश करना है। तो अभी ये कानून नहीं बना है। कानून बनने की क्या है, पहले चरण में है ये। जब ये विधेयक पास हो जाता है तब ये क्या हो जाता है, कानून बन जाता है। तो कैसे पास होगा विधेयक? कानून बनने के लिए विधेयक का सबसे पहले दोनों सदनों में क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। दोनों सदनों में पारित हो जाए, दोनों सदनों में पारित हो जाए, ठीक है। दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पारित हो जाए। दूसरा है कि फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसकी क्या मिल जाए, मंजूरी मिल जाए, राष्ट्रपति की मंजूरी। अब जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी तब ये क्या होगा, कानून का रूप धारण कर लेगा और कानून बन जाएगा। तो विधेयक देखिए, कानून बनने के लिए इन चरणों से उसको गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि विधेयक कैसे कानून बनेगा, ठीक। तो विधेयक को कानून बनने के लिए इन चरणों से गुजरना आवश्यक है। बिना इन चरणों से गुजरे कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो विधेयक है, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम प्रकारों की बात करें तो विशेषताओं के आधार पर इसको 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। अब कैसे विशेषताएं, उसका जो भी सिद्धांत है, ठीक है, अगर साधारण रूप का है तो वो साधारण विधेयक कहलाएगा। अगर कोई धन से संबंधित या वित्त से संबंधित है तो वित्त विधेयक और धन विधेयक के रूप में आएगा। और अगर संविधान में अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है, किसी प्रकार का उसमें बदलाव करना है, तो वो संविधान संशोधन विधेयक में आएगा। तो हम बात कर लेते हैं विधेयक के प्रकारों में अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के। एक साधारण विधेयक, दूसरा है वित्त विधेयक, फिर आता है धन विधेयक, और उसके बाद आता है संविधान संशोधन विधेयक। ये 4 प्रकार के विधेयक होते हैं मोटा मोटी। तो अगर हम साधारण विधेयक की बात करें, आज की क्लास में हम साधारण विधेयक की बात करेंगे। साधारण विधेयक को कैसे रखा जाता है सदन में, ठीक है, और फिर सदन में कैसे कैसे किन किन चरणों से ये पास होता है, किन किन चरणों से गुजरता है, और फिर कैसे ये पास होता है, इसके बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। फिर आगे की क्लास में हम वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारा है साधारण विधेयक पर चर्चा। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक देखिए, जिसे नाम से ही पता चल रहा है साधारण विधेयक, कहने का मतलब कोई सामान्य सा रूप होगा इसका, या कोई ऐसा विषय होगा जो सामान्य विषय होगा, जो धन से संबंधित नहीं है, जो वित्त से संबंधित नहीं है, जो संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है, वो सारे विधेयक यहाँ पर आ जाएंगे हमारे साधारण विधेयक में। जैसे मान लीजिए कि कोई आतंकवाद पर कोई कानून बनाना है, या मान लीजिए दहेज का कोई मामला है, उस पर कोई कानून बनना है, तो उस तरह के जो भी विधेयक रखे जाएंगे वो साधारण टाइप के विधेयक रखे जाएंगे। और ये जो विधायी प्रक्रिया होती है
वो संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे साधारण विधेयक जो है वो दोनों सदनों में रखा जा सकता है, दोनों सदनों में रखा जा सकता है। नोट करेंगे, दोनों सदनों में रखा जाए। दोनों सदनों का मतलब चाहे राज्यसभा से स्टार्ट किया जाए या लोकसभा से स्टार्ट किया जाए, दोनों सदनों से स्टार्ट किया। कुछ हमारे विधेयक होते हैं, जैसे धन विधेयक है, अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा में ही रखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। साधारण विधेयक की अगर हम बात करेंगे तो वो दोनों सदनों से स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक, और यहां पर पारित करने में दोनों की बराबर शक्ति है। पारित करने में दोनों सदनों की बराबर पावर होती है, बराबर शक्ति होती है। पारित करने में दोनों सदनों की बराबर शक्ति होती है। ये नहीं होता है कि लोकसभा को ज़्यादा शक्ति दे दी गई है या राज्यसभा को ज़्यादा शक्ति दे दी गई है, लेकिन कुछ विधेयक होते हैं, जैसे धन विधेयक है, वहाँ पर लोकसभा को ज़्यादा शक्ति दे दी गई है, ज़्यादा पावर दे दी गई है। लेकिन साधारण विधेयक के केस में ऐसा नहीं है। साधारण विधेयक के केस में क्या है, दोनों को बराबर बराबर पावर दी गई है। ठीक है, और मान लीजिए अगर दोनों सदनों में किसी प्रकार का गतिरोध हो जा रहा है, गतिरोध का मतलब मान लीजिए एक सदन से तो पास हो गया, अब दूसरे सदन में वो पास नहीं हो पा रहा है या उसको 6 महीने से ज़्यादा लंबित कर दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर गतिरोध हो जाएगा। तो गतिरोध होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की ज्वाइंट सीटिंग, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। जब हम राष्ट्रपति पढ़ा था तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार था कि गतिरोध होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक वहां पर बुलाई जा सकती है। तो गतिरोध तभी होगा जब एक सदन तो पास कर दे और दूसरा सदन आनाकानी करे या उसको पास होने ना दे, तो ऐसी कंडीशन में गतिरोध होगा। और बिल पास ही करना है तो वहां पर संयुक्त बैठक बुलाकर वहां पर उसको पास किया जा सकता है। अगला आता है कि इसको सरकारी, और देखिए यहां पर तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जहां पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। जैसे अगर संविधान संशोधन विधेयक की हम बात करें तो वहां पर संयुक्त बैठक में वो बिल पास नहीं किया जा सकता है, ये केवल साधारण विधेयक में ही पास किया जा सकता है। अगला हम बात करते हैं इसको सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्य रख सकते हैं। इससे पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य कौन कौन होते हैं। सरकारी सदस्य जो होते हैं, ठीक है, वो कोई मंत्री होता है और गैर सरकारी सदस्य मंत्री नहीं होता है। सरकारी सदस्य जो होता है उसको 7 दिन की पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होती है और गैर सरकारी जो सदस्य होते हैं उसको 1 महीने की पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है, अगर साधारण विधेयक वो रखने जा रहा है। ठीक है, तो सरकारी विधेयक का जो पारित होने के उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं विधेयक, और गैर सरकारी के कम चांसेस होते हैं। तो इसे कुछ हमने यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन देखा था। तो इसको सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्य रख सकते हैं, ये साधारण विधेयक को। तो ये तो रही सामान्य जानकारी साधारण विधेयक के रूप में। अब हम चर्चा करेंगे जब साधारण विधेयक रखा जाता है, ठीक है, तो उसके कौन कौन से चरण होते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो चरणों की बात अगर हम करें उससे पहले हम देखेंगे कि अगर साधारण विधेयक रखा जा रहा है सरकारी विधेयक सरकारी सदस्य द्वारा, तो 7 दिन पूर्व की सूचना देना अनिवार्य होगा। तो पूर्व सूचना की अगर हम बात करें, पूर्व सूचना, तो सरकारी जो सदस्य होगा वो 7 दिन पूर्व की देगा और गैर सरकारी सदस्य देगा वो 1 माह की।
1 माह पहले बताएगा कि भाई हम ये बिल लाना चाह रहे हैं। सूचना देने के बाद उसको सदन की मंजूरी, अगर सदन की मंजूरी नहीं मिलती है तब तो फिर वो विधेयक वहीं पर खत्म हो जाता है। अगर सदन की मंजूरी मिल जाती है तब वह किन किन चरणों से निकलेगा उसमें हम चर्चा करेंगे। तो अगर सदन की मंजूरी मिल जाती है तो वहां पर अब 3 चरण बनते हैं। इन तीनों चरणों को हम देख लेते हैं। तो पहले अगर चरण की बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रथम पाठन। देखिए, यहां पर पाठन शब्द इसलिए लिया गया है कि विधेयक को यहां पर पढ़ा जाता है और लोगों के साथ उसको चर्चा किया जाता है, तो इसीलिए इसको हम चरण को प्रथम पाठन कहते हैं। ठीक है, अब प्रथम पाठन में क्या होगा? प्रथम पाठन में क्या होगा, एक तो पहले प्रथम पाठन में क्या होगा, निर्धारित तिथि को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है निर्धारित तिथि को। कहने का मतलब जब पूर्व सूचना दे दी जाएगी सदस्य द्वारा, फिर उसके बाद सदन की मंजूरी मिल जाएगी। सदन की जब मंजूरी मिलेगी तो यहाँ पर पीठासीन तिथि निर्धारित कर देगा कि संबंधित तिथि को अब ये बिल क्या होगा, आपको रखना है, पास करना है, पेश करना है। ठीक है, तो अब निर्धारित तिथि को एक तिथि दे देगा पीठासीन। अब उसी तिथि को उसको प्रस्तुत करना होगा जिस सदस्य ने ये विधेयक रखा है। तो निर्धारित तिथि को सदस्य द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। निर्धारित तिथि को सदस्य द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। निर्धारित तिथि को सदस्य द्वारा विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। सदस्य द्वारा जब विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा तो वहां पर उसका सिर्फ और सिर्फ शीर्षक, उद्देश्य बताया जाएगा कि जो विधेयक रखा जा रहा है उसका शीर्षक क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, ये वहां पर सदन को बताएगा। कौन बताएगा? जो सदस्य विधेयक रख रहा है। ठीक है, और उसके बाद उस विधेयक का प्रस्तुतिकरण करेगा। सामान्य प्रस्तुतिकरण का मतलब है कि अब सामान्य उसका परिचय देगा पूरे सदन को कि भाई ये विधेयक हमारा है, ये हम लाना चाह रहे थे। ठीक है, और इसमें ये खंड हैं, ये क्लाज हैं, उसके बारे में पूरी सामान्य वहां पर प्रस्तुतिकरण करेगा। कहने का मतलब एक परिचय देगा कि ये विधेयक है, ठीक है, जो हम सदन के समक्ष रख रहे हैं। तो ये सामान्य प्रस्तुतिकरण वहां पर करेगा। यहां पर सामान्य प्रस्तुतिकरण के बाद मंजूरी तो मिल ही गई है। मंजूरी के बाद इसको सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। सरकारी राजपत्र मतलब एक सरकारी गजट होता है, उसमें इसको प्रकाशित कर दिया जाएगा। एक अखबार की तरह होता है। ठीक है, उसमें इसको इस जो विधेयक था उसको वहां पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। यहां पर क्या है, कोई चर्चा नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई मतदान नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ यहां पर सदस्य जो था, जो विधेयक ला रहा था, वह इसका सामान्य प्रस्तुतिकरण करेगा, सामान्य परिचय बताएगा और उसके शीर्षक को बताएगा, उसका उद्देश्य बताएगा। यहां पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी कि भाई अब रखा गया है सदन, चर्चा स्टार्ट कर देगा। एक नहीं, चर्चा अगले चरणों में होगी। अभी यहां पर सिर्फ और सिर्फ उसका एक प्रस्तुतिकरण किया गया है, एक सामान्य परिचय दिया गया है। तो प्रथम पाठन में सिर्फ और सिर्फ यहां पर केवल और केवल शीर्षक और प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं दूसरे चरण की, द्वितीय पाठन। द्वितीय पाठन जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें चर्चा भी होगी और आगे कार्यवाही भी बढ़ाई जाएगी। तो देखते हैं द्वितीय पाठन। द्वितीय पाठन में क्या होता है? द्वितीय पाठन में क्या होगा, यहां पर विस्तृत समीक्षा होगी। जो भी विधेयक है उस पर क्या होगी,
विस्तृत समीक्षा होगी। अब पूरा सदन इस पर क्या करेगा? विस्तृत समीक्षा करेगा। पूरा सदन इस पर विस्तृत समीक्षा करेगा। यहां पर क्या है, द्वितीय पाठन में 3 चरण आ जाते हैं, 3 चरण। ठीक है, विस्तृत समीक्षा कैसी होगी? अब आपस में क्या होगी? चर्चा होगी, बहस होगी उस पर। ठीक है, उस पर समीक्षा की जाएगी कि भाई ये क्या है ना, ये मसौदा जो तैयार किया गया है विधेयक का, ये आखिर है क्या। तो इसमें 3 चरण होंगे। पहला है सामान्य बहस, सामान्य बहस चरण या सामान्य बहस अवस्था। दूसरा आ जाएगा हमारा समिति अवस्था, समिति अवस्था, और विचार विमर्श अवस्था, विचार विमर्श अवस्था। ये 3 अवस्थाएं यहां पर आ जाएंगी अगर हम दूसरे पाठन की बात करते हैं। पहला है विस्तृत समीक्षा हो जाएगी, सामान्य बहस हो जाएगी, और तीसरा है विचार विमर्श अवस्था। अब हम बात करते हैं सामान्य बहस अवस्था की। सामान्य बहस अवस्था, देखते हैं सामान्य बहस अवस्था क्या है। सामान्य बहस, जैसे ही नाम से पता चला है सामान्य बहस, मतलब यहां पर सिद्धांतों और उपबंधों पर क्या होगी? नॉर्मल सी चर्चा होगी। सिद्धांतों और उपबंधों पर, सिद्धांतों व उपबंधों पर सामान्य चर्चा, सामान्य चर्चा होगी। जो भी विधेयक है उसका जो सिद्धांत होगा, ठीक है, और उसके जो भी उपबंध होंगे उस पर क्या होगी? सामान्य चर्चा होगी। सामान्य रूप से लोग वहां पर आपस में बहस करेंगे और उस पर क्या करेंगे? मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यहां पर विस्तृत चर्चा नहीं होगी। विस्तृत चर्चा इसलिए नहीं होती, मान लीजिए कुछ संशोधन करना है या उसको समिति के पास भेजना है, तो कुछ संशोधन के साथ वो फिर वापस आएगा। ठीक है, तो जब वापस आएगा तो फिर से उस पर चर्चा करनी होगी। तो इसलिए यहां पर इस चरण में केवल सिद्धांतों और उपबंधों पर सामान्य रूप से चर्चा हो जाती है कि भाई ठीक है, अब आगे जो भी बात होगी, ठीक है, आगे के चरणों में देखा जाएगा। यहां पर लिख लेंगे विस्तृत चर्चा नहीं, विस्तृत चर्चा नहीं होती है। ठीक है, विस्तृत चर्चा यहां पर नहीं होती है। सिद्धांतों और उपबंधों पर नॉर्मल सी चर्चा हो जाती है, विस्तृत चर्चा यहां पर नहीं होती है। अब अगर हम इसकी बात करें सामान्य बहस अवस्था की, तो यहां पर भी अब 4 चीजें निकल के आती हैं, 4 चरण निकल के आएंगे। पहला है कि तुरंत चर्चा हो जाए। क्या हो जाए? तुरंत चर्चा, तुरंत चर्चा हो जाए, या कोई तिथि निर्धारित कर दी जाए, या कोई अन्य तिथि निर्धारित की जाए, का निर्धारण किया जाए कि भैया फलानी तिथि को वहां पर अब इस पर चर्चा होगी। अगर आज चर्चा नहीं हो जा रही है तो इसमें 2 चीजें हैं, या तो तुरंत चर्चा हो जाएगी या कोई अन्य तिथि वहां पर निर्धारित कर दी जाएगी। दूसरी कंडीशन आती है सामान्य बहस की अवस्था में ही कि इसको क्या कर दें? प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। किसको सौंप दिया जाए? प्रवर समिति। हर सदन की एक प्रवर समिति होती है। प्रवर समिति का काम ही होता है कि जो भी विधेयक होते हैं, ठीक है, उस पर उसके जो क्लॉजेज होते हैं उस पर उसको देखना, ठीक है, उसके नियमों को समझना कि वो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध तो नहीं है। ठीक है, इसलिए वहां पर प्रवर समिति का गठन किया जाता है। तो प्रवर समिति को सौंपा जाए। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये हो गया कि प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। तीसरा है कि दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भी सौंपा जा सकता है। प्रवर समिति को सौंप दिया जाए या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को वहां पर सौंप दिया जाए। ठीक है, और एक चौथा है कि जनता की राय जानने हेतु
जनता की राय जानने हेतु क्या कर दिया जाए, वहां पर सार्वजनिक कर दिया जाए। जनता की राय जानने हेतु सार्वजनिक कर दिया जाए। जनता की राय जानने के लिए उसको सार्वजनिक कर दिया जाए। तो ये 4 चरण यहां पर सामान्य बहस अवस्था में हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समिति अवस्था की। तो अगर समिति के पास जाता है तो वहां पर क्या होता है, समिति अवस्था। समिति अवस्था सामान्य बहस हो गई। अब समिति के पास जाएगा। समिति क्या करेगा, वहां पर विस्तार पूर्वक विधेयक पर समिति, नोट करेंगे, समिति विस्तार पूर्वक, समिति विस्तार पूर्वक विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। देखेंगे क्या है, विधेयक पर खंडवार। खंडवार का मतलब होता है कि भाई एक विधेयक में कई सारे क्लॉजेज होंगे, कई सारे खंडों में डिवाइड होगा। अब हर खंड को बारीकी से वहां पर क्या करेगा, विचार करेगा कि ये संविधान के उपबंधों के विरुद्ध तो नहीं है कहीं, है ना। तो इन सब चीजों पर वहां पर ध्यान दिया जाएगा समिति अवस्था में। तो पहला है समिति अवस्था में क्या होगा, खंडवार वहां पर विचार होगा। और दूसरी बात यहां पर होती है कि जो मूल विषय है उस विधेयक का, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लिख लेंगे मूल विषय पर या मूल विषय में परिवर्तन नहीं होगा। क्या है कि यहां पर देखिए उसके जो भी कानूनी दांव पेच हैं वो तो देख लेगा, चेक कर लेगा कि भाई ये कानून के रूप से सही है या नहीं है, संविधान के विरुद्ध तो नहीं जा रहा है। लेकिन जो भी उसका मूल विषय होगा उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है वो। ठीक है, उसके बाद है समीक्षा और परिचर्चा कर समीक्षा करेगा, परिचर्चा होगी, परिचर्चा करके पुनः कहां भेज देगा, सदन के पास, सदन को भेज देगी। जो समिति होगी वो समीक्षा करके और परिचर्चा करके जो भी संशोधन उसको दिखेगा कि ये संशोधन करने वाले हैं, वो वहाँ पर वो संशोधन वहाँ पर नोट कर देगी। ठीक है, और परिचर्चा करके उसको किसको भेज देगी, फिर से सदन के पास वहाँ पर भेज देगी। समिति अवस्था में इतना ही है। समिति का काम ही है सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या करना, देखना, उसके कानूनी दांव पेचों को समझना कि किसी प्रकार का इसमें कोई कानूनी रूप से कोई इसमें क्या कहते हैं कमी तो नहीं है। ठीक है, तो ये तो रही बात समिति अवस्था की। अब उसके बाद अगली अवस्था है विचार विमर्श की अवस्था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्यों, क्योंकि इस पर अब पूरी तरह से विचार विमर्श होगा और मतदान भी होता है। विचार विमर्श अवस्था, विचार विमर्श अवस्था, देखते हैं विचार विमर्श अवस्था क्या होता है। सदन जो होता है, सदन खंडवार, ठीक है, प्रत्येक खंड पर क्या करेगा, विचार करेगा, खंडवार विचार करेगा। प्रत्येक खंड पर जो विधेयक का जितने भी खंड होंगे सब पर विचार होगा अब बारी बारी से। प्रत्येक उपबंध पर खंडवार चर्चा होगी, चर्चा होगी। ठीक है, प्रत्येक वहां पर चर्चा होगी। ठीक है, चर्चा का मतलब होगा अब खुली चर्चा होगी सदन में संबंधित विधेयक पर। उसके बाद सदस्य उस पर क्या करेगा, मतदान भी होगा, चर्चा होगी। ठीक है, और प्रत्येक उपबंध पर खंडवार क्या होगा, मतदान होगा, मतदान भी होगा, जरूरत पड़ेगा। ठीक है, पक्ष में और विपक्ष में वहां पर वोटिंग भी होगी, मतदान भी होगा। उसके बाद क्या है, सदस्य, यहां पर सदस्य संशोधन, सदस्य संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रस्तुत
कर सकते हैं। अगर किसी सदस्य को लग रहा है कि संबंधित विधेयक में किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब अगर संशोधन पीठासीन द्वारा क्या कर दिया जाए, मान लिया जाए, तो क्या हो जाएगा? संशोधन अगर प्रस्तुत कर लिया जाए, पीठासीन क्या पूरे सदन द्वारा इसको यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है, अनुमति देगा पीठासीन। तो अगर वो संशोधन वहां पर मान लिया जाए तो संशोधन मान लेने पर, संशोधन अगर एक्सेप्ट हो जाए, मान लेने पर विधेयक का हिस्सा बन जाएगा, विधेयक का हिस्सा, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो सदन अगर उसको मान लेता है और पीठासीन उसकी क्या कर दे, मंजूरी दे दे, तो अब वह संशोधन क्या हो जाएगा, उसी विधेयक का हिस्सा मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही विचार विमर्श की अवस्था। यहाँ पर विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी, खंडवार मतदान होगा, प्रत्येक खंड पर वहां पर चर्चा होगी और प्रत्येक खंड पर ही क्या होगा, मतदान होगा विस्तृत रूप से, ठीक है। तो ये तो रही बात विचार विमर्श की। तो यहां पर द्वितीय पाठन यहां पर कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे तीसरे खंड की या तृतीय वाचन की। तृतीय वाचन क्या होता है? एक फाइनल टच देना होता है, खाली काम तो हो गया है आधे से ज्यादा। देखते हैं तृतीय वाचन। तृतीय वाचन, तृतीय वाचन में क्या होता है? यहां पर विधेयक जो होगा स्वीकार किया जाएगा सदन द्वारा या अस्वीकार किया जाएगा। विधेयक पर जो भी चर्चा हुई है, परिचर्चा हुई है, तो विधेयक को क्या करेगा, वहां पर स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। अब पूरी तरह से विधेयक पर यहां पर मतदान होगा, मतदान होगा, ठीक है। और कैसे होगा? साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से पारित होगा, साधारण बहुमत से यहां पर पारित होगा। अगर पारित हो गया तो इस सदन से ये पास माना जाएगा। अगर इस सदन में पास हो गया तो वह अब अगले सदन को जाएगा। कहां जाएगा? नेक्स्ट मतलब अगले सदन, अगले सदन को जाएगा। अब देखते हैं अगले सदन में क्या क्या चीजें होंगी। अब बात करते हैं दूसरे सदन में विधेयक। तो पहले सदन से तो पास हो गया, अब विधेयक जाएगा दूसरे सदन में। तो दूसरे सदन में जब जाएगा तो वहां पर क्या क्या चीजें होंगी देखते हैं। दूसरे सदन में जाएगा तो यहां पर भी क्या होंगे? 3 पाठन होंगे, 3 पाठन। जिस रूप में प्रथम सदन में हुए हैं तीनों पाठन, उसी रूप में तीनों पाठन यहां पर भी होंगे, ठीक है। अब इसके पास 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प। कौन कौन से चारों विकल्प हैं देखते हैं। पहला है कि विधेयक उसी रूप में पारित कर दे, विधेयक उसी रूप में क्या कर दे? पारित कर दे। मतलब कोई किसी प्रकार का भी उसमें कोई संशोधन ना करे, जैसे पहले सदन से आया था वैसे एज इट इज क्या कर दे? पास कर दे वहां पर, ठीक है। पहला विकल्प तो ये है। दूसरा विकल्प है विधेयक में संशोधन करके, विधेयक में संशोधन करके पारित कर दे तथा प्रथम सदन के पास भेज दे। देखिए यहाँ प्रोसीजर क्या होता है कि मान लीजिए विधेयक में किसी प्रकार का संशोधन किया दूसरे सदन ने, तो अब पुनः पहले सदन में फिर जाएगा। अब पहले सदन से फिर से पास होना अनिवार्य हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो विधेयक संशोधन करके क्या कर दे? पारित कर दे और पहले सदन में जहाँ से आया था वहाँ पर फिर से भेज दे। जब पहले सदन पे भेजेगा तो अब पहले सदन के पास भी अब क्या हो गई? 2 चीज़ें हो गई। या तो क्या कर दे? पास कर दे, पहला सदन उसको क्या कर ले? संशोधन स्वीकार कर ले, मतलब संशोधन को
संशोधन स्वीकार करके पारित कर दे। अगर संशोधन स्वीकार करके पारित कर देगा तब तो दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। दूसरा है संशोधन अस्वीकार कर दे। संशोधन अस्वीकार कर दे। अब देखिए, अगर संशोधन अस्वीकार हो जा रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, पारित नहीं माना जाएगा और गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। गतिरोध यहां पर आ जाएगा। भाई दूसरे सदन ने तो पारित कर दिया लेकिन संशोधन किया था, वो संशोधन को पहला सदन नहीं मान रहा है तो यहां पर गतिरोध हो जाएगा। अच्छा, तो दो विकल्प हो गया। तीसरा विकल्प क्या होगा देखते हैं। तीसरे विकल्प में क्या है कि विधेयक को क्या कर दे, पूरी तरह से खारिज कर दे। जो दूसरा सदन है विधेयक को अस्वीकार कर दे। विधेयक अस्वीकार कर दे। विधेयक अस्वीकार कर दे। विधेयक अगर अस्वीकार कर देगा तो यहां पर भी क्या है, गतिरोध आ जाएगा कि पहला सदन तो पास कर दिया था, दूसरा सदन क्या कर रहा है, वहां पर पुनः उसको अस्वीकार कर दे रहा है। और अगला जो विकल्प है क्या करेगा कि कोई इस पर प्रतिक्रिया ही ना दे, विधेयक पर कोई कार्यवाही ना करे। विधेयक पर कोई कार्यवाही ना करे, कोई कार्यवाही ना करके 6 माह तक लंबित रखे। अपने पास 6 महीने तक क्या करे, लंबित रखे। ऐसी कंडीशन में भी यहां पर क्या हो जाएगा, गतिरोध हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या है, अगर विधेयक उसी रूप में पारित कर दे तो वेल एंड गुड, पास हो जाएगा। अगर संशोधन करके भेजता है पहले वाले सदन पर तो पहले सदन के पास भी अब दो यहाँ पर ऑप्शन है। पहला तो वो संशोधन मान ले, अगर संशोधन मान लेगा तब तो विधेयक क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यहाँ अगर संशोधन नहीं मानेगा तो वहाँ पर गतिरोध हो जाएगा। दूसरा विकल्प है कि अस्वीकार कर दे, जो दूसरा सदन है वो क्या कर दे, अस्वीकार कर दे। अगर अस्वीकार कर देगा तो वहाँ पर भी गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। और चौथा विकल्प है कि विधेयक पर कोई कार्यवाही ना करे, जो दूसरा सदन है वो विधेयक पर कोई कार्यवाही ना करे और उसको 6 महीने तक क्या करे, लंबित रखे, तो वहाँ पर भी गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। और बताया है कि गतिरोध स्थिति पर क्या होता है, अगर गतिरोध हो जाता है तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और इस संयुक्त बैठक में उस गतिरोध को दूर किया जाता है, उस गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया जाता है और उस विधेयक को दोनों सदनों को समझाकर पास कराया जाता है वहाँ पर। और संयुक्त बैठक में अगर पास हो जाता है विधेयक तो वह विधेयक दोनों सदनों से पास माना जाता है। ठीक है, ये तो रही बात गतिरोध की। अब बात करते हैं जब दोनों सदनों से पास हो जाए, दोनों सदनों से पास हो जाने पर क्या होगा, दोनों सदनों से जब पास हो जाएगा तो ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, दोनों सदनों से पास हो जाने पर दोनों सदनों से पारित हो जाने पर, अगर विधेयक दोनों सदनों से किसी तरह भी पास हो जा रहा है तब क्या होगा, दोनों सदनों से पास हो जाएगा तब ये जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास भी यहाँ पर कई सारे विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि मंजूरी प्रदान कर दे, मंजूरी प्रदान कर दे। दूसरा विकल्प है पुनर्विचार के लिए सदन को फिर से भेज दे, पुनर्विचार हेतु सदन के पास भेज दे, सदन के पास भेज दे। देखिए यहां पर क्या है, पुनर्विचार के लिए सदन के पास भेज दे। अगर पुनर्विचार के लिए सदन के पास भेजता है
और सदन उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन करके, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, देखिए सदन चाहे तो उसमें संशोधन कर दे या जैसे आया था वैसे फिर से क्या कर दे, राष्ट्रपति के पास भेज दे। अब राष्ट्रपति क्या है, वहां पर उसको मंजूरी देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो ये चीज देखिएगा, राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ एक ही बार क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। फिर उसके बाद अगर दोबारा से आ गया तो उसको मंजूरी देनी ही पड़ेगी। तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति के पास कि अपनी जेब में रख ले, मतलब उसमें स्वीकृति ना दे, स्वीकृति हेतु अपने पास लंबित रखे। कहने के बाद ना ही उसको अस्वीकार कर रहा है ना ही उसको स्वीकार कर रहा है, अपनी जेब में रख लिया। इसी को हम पॉकेट वीटो जानते हैं। राष्ट्रपति जब पढ़ाया था तो उसमें हमने पॉकेट वीटो की चर्चा की थी। तो यही पॉकेट वीटो है, उस विधेयक पर उसने ना ही मंजूरी दी है ना ही उसको क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वह विधेयक राष्ट्रपति के पास ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो अगर विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, ठीक है, मंजूरी मिलने पर देखते हैं, मंजूरी मिलने पर जो विधेयक था अब वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है और कानून का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो ये रही पूरी प्रक्रिया हमारे एक विधेयक के अधिनियम यानी कि कानून बनने की। ठीक है, तो विधेयक कैसे कानून बनता है, आज के हम क्लास में पढ़े हैं कि जो साधारण विधेयक होता है वह कैसे अधिनियम बनता है, ये पूरी चर्चा हमने करी। आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि जो धन विधेयक है या वित्त विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है वह कैसे रखा जाता है और चरणबद्ध रूप से कैसे कैसे उसको हम पास करते हैं, कैसे कैसे चर्चा पर चर्चा होती है और बाद में वो कैसे अपना अंतिम रूप धारण करता है। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारी अगली क्लासेस में, ठीक है, ताकि हमें समय समय पर आप सभी को हमारे अपडेट्स प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।